नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात दुमका की। दुमका के पिकांदर में बरामद एक्सप्लोजिव को नष्ट करने के लिए रांची में बीडीएस की टीम और गड़िया पानी गांव पहुंची और बरामद एक्सप्लोजिव को बहुत ही सावधानी से नष्ट किया गया। टीम ने गांव से दूर जंगल किनारे विस्फोटक को नष्ट किया है और विस्फोट के दौरान काफी बड़ा धमाका हुआ, काफी मात्रा में धुआं उठने लगा। इस मौके पर गोपीकांदर थाना के थानेदार मौजूद रहे और इस पर जानकारी के लिए सहयोगी नितेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नितेश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, ये एक्सप्लोसिव जो है वो मुफस्सिल थाना अंतर्गत से ये बरामद किया गया था। चेकिंग अभियान लगाया गया था जिसमें कुछ दिन पूर्व ये विस्फोटक बरामद किया गया था। अब जाकर कई दिनों के बाद बीडीएस की टीम जो है वो रांची से पहुंची और एक सुरक्षित जगह पे ले जाकर इसको विस्फोटक को ये किया गया है वहां पर। और उसके बाद जो है वहां पर गोपीकांदर थाना प्रभारी और कई लोग वहां पर मौजूद थे। जी, क्या इसमें कोई जान माल का नुकसान हुआ है और क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी, इसमें किसी तरह जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बरामद किया गया था। चेकिंग अभियान लगाया गया था पुलिस के द्वारा, जहां पर ये बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था। मुफस्सिल थाने में इसको रखा गया था और कई दिनों के बाद एक बार रांची की टीम बीडीएस की जी नितेश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। चले बढ़ते आगे। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। दियारा इलाके में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, घर डूब गए हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वहीं आज राजमहल सांसद विजय हांसदा और एसडीओ ने उधवा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण किया गया और बाढ़ प्रभावित से राहत शिविर में आने की अपील की गई है। तो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। दियारा इलाके में बाढ़ के पानी से परेशानी बढ़ गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं आज राहत सामग्री का वितरण किया गया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और आज राजमहल सांसद विजय हांसदा और एसडीओ ने उधवा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का भी वितरण किया गया। साथ ही बाढ़ प्रभावित से राहत शिविर में आने की भी अपील की गई है। इसका परिवार का नाम बादल। तो साहिबगंज से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं जहां दियारा इलाके में बाढ़ से परेशानी बढ़ गई है। वहीं कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई सर्वेक्षण करेंगे और आज राहत सामग्री का वितरण किया गया है। और अगली खबर पलामू से है, जहां मेदिनीनगर के भट्टी मोहल्ले में पुराने घर गिरने से मलबे में दबकर 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची और मलबे में दबे सभी घायलों को निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि घर बहुत पुराना था, जिसे गिराने को लेकर साल 2001 से ही विवाद चल रहा था। घायल परिवार के लोग लगातार घर गिराने की मांग कर रहे थे, लेकिन एक पक्ष राजी नहीं था, जिस कारण ये बड़ी दुर्घटना हुई। बता दें कि 2 साल पहले भी इस घर का छज्जा गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। घर को भी मैंने जाकर देखा, घर काफ़ी जर्जर अवस्था में थी, बहुत पुरानी घर थी वो, और छत गिरा है। उसमें कुछ लोग 3-4 आदमी कुछ जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की स्थिति थोड़ी सी गंभीर तो नहीं कहा जाता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चोट है 2 को। तो उनके इलाज के लिए अभी हम हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहब से के अभी चैम्बर में अभी हम हैं, इनसे मिले हैं। इन्होंने कहा कि हम बेहतर ढंग से इलाज उनको उपलब्ध कराया जाएगा।
गोड्डा के ललमटिया में बालू का अवैध खनन जारी है। सुंदर नदी से बालू का उठाव धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। ये जगह है डूहू और डुहवा के पुल पर, सुंदर नदी का जो पुल है उसके दोनों ओर बालू का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है, जिसके दाहिनी ओर पानी में जान को जोखिम में डालकर लेबर पानी के अंदर से बालू को निकालते हैं और घाट के किनारे रखते हैं। वहीं दूसरी ओर की वो तस्वीर है जिसमें से कि लेबर बालू जहाँ पर जमा किया है वहाँ पर ट्रैक्टर आती है और वो उठाकर ले जाती है। तमाम दावे और जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के जो भी दावे हैं वो यहाँ पर फीकी होती नजर आती है। मैं आपको बता दूं कि ये जगह गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के अंदर आता है और ये एक बड़ा सवाल ललमटिया थाना के ऊपर खड़ा होता है कि जिस तरीके से यहाँ से अवैध बालू का कारोबार चल रहा है, इसे रोकने में वो कितनी सक्षम है, ये इस तस्वीर से आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं। आज एक लोगों की मौत यहाँ पर हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बालू की वजह से जो नदी में गड्ढे हुए हैं उस गड्ढे में डूबने से उसकी मौत हो गई है और इस मौत के अब जिम्मेदार कौन होंगे, ये एक बड़ा सवाल उठेगा ललमटिया थाना पर, ललमटिया पुलिस प्रशासन पर, महागामा एसडीपीओ पर। फिलहाल ये तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि बालू का अवैध कारोबार गोड्डा में रुका नहीं है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। इधर दुमका में डायन बिसाही के आरोप में एक महिला से मारपीट का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, महिला को मैला पिलाने की भी कोशिश की गई। पीड़ित महिला ने ये आरोप अपने पति और सौतन पर लगाया है और घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबरदस्ती हमरा इसने मारी पीटी करने और गु घरी हमरा दिल को पिया करने और राती बोला लोग तो आगे लगा जला देवो। तो हमें किसी तरह हमें कौनहोर कोशिश करी करनी, हमें दरवाजा खोली करने और हमें भागी गलिए। बस चेयर को मिली करने जेलाल मंडल, सकोनी देवी, कुलदेव मंडल, कार्तिक मंडल चारों मिली हमरा यही सब घटना हमरा करला गेला लागे। पोलैंड में आयोजित जूनियर आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद लौटी भारतीय तीरंदाजी टीम का दिल्ली में केंद्रीय अर्जुन मुंडा ने स्वागत किया आवास पर। और जूनियर आर्चरी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने 15 मेडल जीते हैं। झारखंड की बेटी कोमोलिका बारी जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है। कोमोलिका बारी ने पोलैंड में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अर्जुन मुंडा के आवास पर मिले सम्मान पर कोमोलिका बारी ने खुशी जताई। वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा कि कोमोलिका ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी मेडल जीत करके आए उन लोगों को इतना अच्छी तरीके से फेलिसिटेट किया जा रहा है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम यही चाहेंगे कि आगे भी हम लोग ऐसा मेडल लाते रहे और हमें भी ऐसा मोटिवेशन मिलते रहे। कोमोलिका जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हो गई है, तो यह हम सब के लिए उत्साह, यानी हम सबको उत्साहित करता है, हम सबको गौरवान्वित करता है कि ऐसा प्रदर्शन हमारे यूथ टैलेंट के रूप में सामने दिखाई दे रहे हैं, जो आज कोमोलिका के रूप में है। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले निक्की प्रधान को रेलवे की ओर से आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया गया है। निक्की प्रधान को अब मुख्य यार्ड मास्टर के पद से ओएसडी स्पोर्ट्स अधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गई है। और वहीं सलीमा टेटे के प्रमोशन की प्रक्रिया भी आखिरी चरण में है। रांची रेल मंडल के डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने बताया कि रेलवे लगातार बेहतर खेलने वाले खिलाड़ियों को उत्साहित करता रहता है। उन्होंने बताया कि ओलंपिक के टॉप 4 में चाहे वे व्यक्तिगत स्पर्धा हो या फिर टीम, रेलवे की ओर से खिलाड़ियों को प्रमोशन देने का नियम है। प्रधान को हमने ओएसडी स्पोर्ट्स रांची मंडल बनाया है और ये एक ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है। जो भी ओलंपिक खिलाड़ी हमारे पहले 4 में रहते हैं, चाहे वो टीम इवेंट में हो या इंडिविजुअल इवेंट में हो, उनको रेलवेज के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उनको हम आउट ऑफ टर्न अधिकारी का ग्रेड प्रदान करते हैं। तो उसी प्रक्रिया, उसी रूल के अनुसार इनको निक्की प्रधान को ओएसडी स्पोर्ट्स रांची मंडल की पद प्रदान किया गया है। और सलीमा टेटे का प्रोसेस भी चालू है और जल्दी ही उसका भी अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का आएगा, उसकी खुशखबरी भी हम आपको दे देंगे।
इधर सिमडेगा में न्यूज 18 का खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल हॉकी सेंटर में खेल रहे खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिल रहा था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद खेल प्राधिकार और सरकार ने बच्चों के खाते में पैसे भेज दिए हैं, जिससे खिलाड़ी खुश हैं और न्यूज 18 को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं एसएस बालिका हॉकी सेंटर की कोच प्रतिमा बारवा ने भी न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है और कहा कि अब खिलाड़ियों को समय पर पौष्टिक आहार मिल सकेगा। 18 के द्वारा न्यूज चलाया गया और अभी हम लोग को विभाग के द्वारा पैसा मिल रहा है। न्यूज 18 के द्वारा अखबार चलाया गया, जिसके कारण हम लोगों को जो पैसा विभाग नहीं दे रहा था, उससे हम लोग को पैसा मिला और हम लोग को अच्छा पोस्टिंग भी मिल रहा है और हम लोग अच्छा से खेलेंगे। और न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उसका बहुत बहुत आभारी हैं कि हम लोग का खाता में पैसा आया, इससे पौष्टिक आहार हम लोग को मिलेंगे और अच्छा खेलेंगे, इसलिए न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 के 11 महीना का पैसा बच्चों का खाता में आ गया है। सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि उन लोग घर में किसी तरह खा रहे थे, आप अच्छा डाइट खा सकते हैं, अच्छा किट खरीद सकते हैं, बहुत खुश हैं बच्चे। और इसके लिए न्यूज 18 को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस न्यूज को बड़ी प्रमुखता से लिए और ये चला, उसके बाद सरकार ने पहल की। इधर धनबाद के दूहा तांड में एक माता पिता अपने 4 महीने के नवजात के लीवर की बीमारी से परेशान है। मासूम आरव लीवर के गंभीर बीमारी से ग्रसित है और गरीब माता पिता अपने जिगर के टुकड़े का इलाज कराने में असमर्थ है। ऐसे में अपने नवजात के इलाज के लिए सरकारी कार्यालय से लेकर हर एक शख्स से मदद की गुहार लगा रहा है। डॉक्टरों ने 40 दिन के अंदर पैसे का जुगाड़ कर इलाज कराने को कहा है। आरव की जिंदगी बचाने के लिए महज 29 दिन बचे हैं। डॉक्टरों ने इसके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए करीब 25 लाख रुपए खर्च होने की बात कही है। हालांकि कुछ समाज सेवी मदद करने में जुट गए हैं और लोगों से मदद की भी अपील कर रहे हैं। एक बीमारी है जो कि बहुत बड़ी है और जिसके लिए डॉक्टर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोले हैं, तो उसके लिए डॉक्टर हमें 25 लाख का एस्टिमेट दिए हैं। तो इतने पैसे मतलब कि हमारे लिए इतने पैसे हम नहीं इकट्ठे कर सकते हैं। डॉक्टर हमें 40 दिन का समय दिए हैं कि 40 दिन के अंदर मतलब कि लीवर ट्रांसप्लांट कराना होगा, जिसमें से कि 11-12 दिन पार हो चुके हैं। बच्चे को बहुत गंभीर बीमारी है, बाइलेरी एस्ट्रेसिया। पैसा उतना है नहीं मेरा पास, तो फंड का प्रोसेस पूरा हो गया और अब हम अपना जितना भी विधायक हैं और समाज सेवी है उनके पास जाएंगे और उनसे चाहेंगे कि हम मेरा मदद करें और मेरे बच्चे का जान बचा लें। सोशल मीडिया से एक मुहिम परसों से मैंने जो शुरू की है, उसमें बच्चे का नाम आरव है, तो ज़िंदगी मांगे आरव के नाम से हमने एक मुहिम शुरू की है और बच्चे के पिता का जो अकाउंट डिटेल है, फ़ोन पे है, ऑनलाइन डिटेल है, वो हम सोशल मीडिया पे साझा कर रहे हैं, जिसके ज़रिए लोगों को जो भी मदद देनी हो 10, 20, 50, 100, क्योंकि समय काफ़ी कम है, बच्चे की बॉडी पूरी जॉन्डिस की वजह से पीली पड़ने लगी है। तो आपके माध्यम से भी लोगों से ये निवेदन है कि जो भी मदद हो, ये बच्चे के पिता का अकाउंट डिटेल है, अकाउंट नंबर है, फ़ोन पे है, आपसे जो भी बन पड़ता है ज़िंदगी मांगे आरव की मुहिम में शामिल हो। देवघर में ऐतिहासिक धरोहर राजा मानसिंह का तालाब मनसिंघी अब क्यू कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसकी आधारशिला रखी थी, जिसके बाद जमीन विवाद में फंसने के बाद 2015 में इसका शिलान्यास हुआ और अब तक क्यू कॉम्प्लेक्स का जो काम है वो जारी है। कोरोना काल में निर्माण कार्य धीमा पड़ गया, उसके बाद से रखरखाव के कारण उसकी स्थिति जर्जर हो गई और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण 40,000 श्रद्धालुओं को कतारबद्ध करने और ठहरने के लिए बनाया गया है। क्यू कॉम्प्लेक्स 3 फेज में बनना है, जिसमें पहले फेज का जो काम है वो पूरा हो चुका है। जब राजा मानसिंह युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय इसका स्थापना की थी, उस समय ये तालाब का जीर्णोद्धार हुआ था। आज स्थिति ये है कि आप खुद देख सकते हैं, ये सिर्फ गलत जगह का अड्डा बन चुका है। इसमें असामाजिक तत्व रहते हैं, रात को गलत काम होता है
इसका रखरखाव के नाम पे ख़त्म हो चुका है। क्यू कॉम्प्लेक्स रखरखाव के अभाव में आप बहुत जगह देखिए कि चूना शुरू हो चुका है। आप जाल देख लीजिए, रखरखाव के अभाव में हर दिन डैमेज हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तालाब पर ध्यान दें। ये एक धरोहर है, मान सिंह का बनाया हुआ ये एक तालाब है। इसकी बहुत पौराणिक कथाएं हैं। सिर्फ और सिर्फ जो क्यू कॉम्प्लेक्स कंपनी बना रही है, उस कंपनी ने इस तालाब को बर्बाद कर रहा है। आज इस तालाब को उस कंपनी ने गोदाम बना दिया है। क्या कंपनी को लिखित मिला है मानसरोवर तालाब को गोदाम बनाए? रिश्तों को नई मजबूती देगी गोड्डा की देसी राखी। आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के तहत गांव की महिलाएं बेकार पड़ी कपड़ों के कतरन से राखियां बना रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें गोड्डा की है, जहां जीविका दीदियां देसी राखी बनाने में जुटी हैं। दीदियां बेकार पड़े साड़ी के कतरन से राखियां बना रही हैं। इन महिलाओं ने राखियों के कारोबार की शुरुआत गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह के कलाइयों पर राखी बांधकर की है। आत्मनिर्भरता की मिसाल देते हुए महिलाओं ने गोड्डा के डीसी और डीडीसी के सामने राखियों का सैंपल पेश किया। इसका इसलिए ये महत्व है क्योंकि ये रेशम धागा हुआ, उसी कारण से इसका उतना महत्व है। और जैसे कि बनाने से भी अच्छा होता है, पहनने से भी अच्छा लगता है, देखने में इसका क्वालिटी अलग है, ताकि इंसान समझ सके कि ये तसर है। बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास है। और आपके माध्यम से मैं केवल जिलेवासियों से ही नहीं, पूरे झारखंड के प्रदेशवासियों से और देशवासियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस छोटी सी जगह ठाकुर गमती के भगैया से निकली हुई यह राखी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इतना ही नहीं, अब इन राखियों की खरीद बिक्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होगी। फिलहाल तो इन राखियों को पलाश मार्ट में बेचा जाएगा, लेकिन आगे चलकर इन्हें दो नामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी बेचने की योजना है। वहीं JSLPS के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि रोजगार दिलाने का ये छोटा सा प्रयास अगर सफल हो जाता है तो इस कारोबार को और बढ़ाने की योजना है। इतनी अच्छी राखियां जो कि राष्ट्र स्तर पे एक अच्छी निपुणता जो दिखाती है, वो यहाँ पे तैयार कराई जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इसको हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर अगर हम लोग ले जाते हैं या इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो पाता है तो लोग इसे खरीदना पसंद करेंगे। राखी के त्योहार में रेशम के धागे का खास महत्व है। जीविका दीदियों की स्पेशल राखी की बाजार में डिमांड भी खूब है। चाइनीज राखियों के मुकाबले देसी रेशम की राखियां बनाकर जीविका दीदियां अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। गौरव कुमार झा, गोड्डा, न्यूज़ 18।